मैं गुंजन अग्रवाल। आज मैं आपको कक्षा 9 की पाठ पुस्तक क्षितिज काव्य खंड ग्रामश्री कविता जो कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है, उसको मैं आपको अर्थ एवं व्याख्या द्वारा समझाऊंगी। व्याख्या समझाने से पहले मैं आपको उनका जीवन परिचय देना चाहूंगी। पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में 20 मई 1900 में हुआ था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अल्मोड़ा जिले में हुई थी। 1919 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए न्यू सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया। उस समय गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने अपना भाग लिया और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने रूपाम नामक पत्रिका का प्रकाशन कर साहित्य के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1971 में भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1977 में पंत जी का निधन हो गया। पंत जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, योगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, स्वर किरण, कला और बुरा चांद, चिदंबरा, लोकायतन आदि प्रमुख काव्य कृतियां हैं। जो पंत जी हैं वो केवल पद्य के ही कवि नहीं थे, बल्कि वो गद्य के भी कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं। उन्होंने अपनी आलोचना, कहानी, आत्मकथा आदि की भी इन्होंने रचनाएं की हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत है उनकी जो हम काव्य पढ़ते हैं उसमें हमें उनकी प्रकृति की मुख्य प्रेरणा दिखाई देती है। वह बचपन से ही प्रकृति के प्रति आकर्षण थे, इसलिए उनकी जो रचनाएं हैं, काव्य हैं, उन पर प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। अब हम पंत जी की ग्रामश्री कविता समझेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों की हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक। बच्चों, इसकी व्याख्या समझने से पहले मैं आपको इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उसका अर्थ समझा देती हूँ। आप नोट भी कर सकते हैं। तलक, तलक का अर्थ है तक, यानी कि दूर तलक, यानी कि दूर तक, जहां तक अपनी निगाहें जा सके। मखमल, बिल्कुल मुलायम। मखमल आपने देखा होगा, मखमल का कपड़ा कितना सॉफ्ट होता है, तो बिल्कुल मुलायम। रवि, सूर्य, और हरित, हरा, रुधिर, खून, ब्लड, श्यामल, काली, नव, आकाश, चिर, लंबे समय तक, निर्मल, कभी ना धूमिल पड़ने वाला, नील फलक, नीला आकाश। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझेंगे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। यहाँ जो पंत जी हैं वो गांव की जो संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कृति में गांव की संस्कृति प्रमुख रही है। और यहाँ हम देखते हैं गांव में जो हमारे देश की 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, और गांव में जो मुख्य व्यापार क्या होता है, खेती होती है। तो यहाँ जो गांव में जो फसल संस्कृति है उसका कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो फसलों की हरियाली का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, की जो खेत हैं उसमें दूर तक हम देखते हैं तो ऐसी हरियाली फैली हुई है जो कि हमें मखमल के समान कोमल और मुलायम लगती है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें
चांदी की सी उजली जाली। अब जो फसलें हैं वो कैसी लग रही हैं? उन फसलों पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो वो ऐसी लग रही हैं जैसे किसी ने चांदी की सी उजली जाली उन फसलों पर बिछा दी हो। अर्थात बच्चों, आपने देखा होगा जब सूर्य की किरणें कितनी चमकीली होती हैं, चांदी की सी चमकीली किरणें होती हैं। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का बिल्कुल सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है कि जो फसलें हैं बिल्कुल हरियाली फसलों पर सूर्य की किरणें ऐसे लग रही हैं जैसे किसी ने चांदी की जाली उस पर लपेट दी हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है राह जलक। और यहाँ कवि ने तिनकों को हरे तन वाला बताया है। तो उन तिनकों पर हिल हरित रुधिर, हरा जो जिस प्रकार शरीर में जो हमारी नसें होती है उनमें खून बहता है, उसी प्रकार उन हरे तनों पर हरियाली छा रही है। यहाँ कवि ने शरीर की जो नसें होती हैं उनको तिनकों से उसकी उपमा देते हुए समझाया है। ठीक है बच्चों, कि तिनकों के हरे तन पर जो हरियाली है इस प्रकार छा गई है जैसे कि शरीर में जो हमारी नसें होती हैं उनमें खून बहता है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नव का चिर निर्मल नील फलक। और जो धरती है हरियाली से कैसी हो गई है? बिल्कुल श्यामल हो गई है। श्यामल काला रंग होता है, तो जो धरती है बिल्कुल श्यामल हो गई है। वो उस धरती पर नव का चिर निर्मल नील फलक, जो नीला आकाश है, कभी ना धूमिल पड़ने वाला जो नीला आकाश है, ऐसा लग रहा है मानो वह झुककर धरती को छूना चाहता है। इस प्रकार जो आकाश है झुका हुआ है उस श्यामल धरती पर। ठीक है बच्चों, यहाँ कवि ने खेतों में जो हरियाली है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है मानवीकरण के द्वारा। आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। रोमांची सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने की किंकरियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। कठिन शब्द समझ लेते हैं। रोमांचित, प्रसन्नता से भर जाना। वसुधा, धरती। गेहूं में बाली, बाली जानते हो बच्चों, जब गेहूं की फसल पक जाती है तो उनमें बालियां निकलती हैं। उन बालियों के अंदर से छीलकर ही गेहूं निकलते हैं। अरहर सनई, ये पौधे हैं, जो अरहर का पौधा और सनई का पौधा। सनई बता दूं मैं आपको, जो सनई है इसकी छाल से रस्सी के बनाई जाती है। किंकरियां करदनी है, ये गहना है जो युवतियां अपनी कमर में पहनती हैं। तेलाक्त अर्थात तेल से युक्त। हरित, हरा। धरा, धरती। नीलम की कली, नीले फूल। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। रोमांची सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। यहाँ जो कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, वो फसलों में जो बालियां आ गई हैं और सरसों में पीले फूल आ गए हैं, अर्थात जो फसल है वो पककर तैयार हो गई है, तो उन फसलों का बड़ा ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। गेहूं, तो वह कहते हैं कवि, इस प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, रोमांची सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। जब गेहूं में बाली आ गई है और जौ में फसल पककर तैयार हो गई है तो धरती ऐसी लग रही है जैसे वो प्रसन्नता से भर गई हो, पुलकित हो गई हो। अरहर सनई की सोने की किंकरियां हैं शोभाशाली। इसी तरह अरही और सोने के जो पौधे हैं वो इस तरीके से लग रहे हैं जैसे कि कोई युवती ने कमर में करधनी धारण कर ली हो। यहाँ कवि ने अरहई और सनई के जो पौधे हैं
उनका बहुत ही सुंदर युवती की जो करधनी जो गहना होता है उनसे इन्होंने उदाहरण के द्वारा समझाया है, मानवीकरण के द्वारा समझाया है कि जो अरही या सोने की जो फसलें हैं, पौधे जो खिले आए हैं उसमें, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई स्त्री ने अपने कमर में करदनी धारण कर ली हो। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। और जो सरसों फूल कर तैयार हो गई है, पीली पीली उसमें फूल निकल आए हैं, तो उस सरसों से चारों ओर का वातावरण तेलीय युक्त हो गया है। अर्थात ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ तेल ही तेल हो गया हो। तेल की जो महक है सरसों की तेल की, वो चारों ओर फैल गई है। लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। आगे कवि कहते हैं कि जो हरी धरती है उससे जो नीलम की कली है, नीचे जो नीलम की जो नीले फूल है वो भी उग आए हैं और वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि धरती ने अपने सिर पर सजा लिए हो। तो इस तरह कवि कहते हैं कि जो फसलें पककर तैयार हो गई हैं तो वो ऐसी लग रही हैं जैसे कि धरती है वो रोमांच से भर गई है। तो यहाँ धरती की सुंदरता का कवि ने वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पीटियों सी लटकी, छीमियां छिपाई बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। पहले इसके शब्द समझ लेते हैं। सखियां, सहेली, फ्रेंड। मखमली आपको बता चुकी, मुलायम। पेटियों, इनकी थैलियों पर। छीमिया, एक युवती है जो कि इतराती हुई युवती है, उसके बारे में बताया गया है। छिपाई, छिपाना। और वृंतों, वृंतों अर्थात डंठल, जो पेड़ की जो डंठल होते हैं वह है। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी। अब यहाँ कवि ने फसलों का हुई सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने यहाँ मौसम में जो परिवर्तन आया है तो उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मटर की जो फूल हैं और फलियां हैं उसमें रंग रंग के सुंदर फूल आ गए हैं। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल, हंस रही सखियां मटर खड़ी। तो रंग रंग के फूलों में से जो मटर है वो इस तरीके से लग रही है जैसे कि कई सखियां आपस में खड़ी होकर हंस रही हैं। यहाँ कवि ने जो मटर की जो फली है उनको क्या बताया है? सखियां बताया है। सखियों से उन्होंने उनको मानवीकरण किया है। मखमली पेटियों सी लटकी, छिमियां छिपाई बीज लड़ी। और ये जो मटर की जो फलियां हैं वो कैसी लग रही हैं कि जैसे ये मखमली थैलियां हैं तो वो पेड़ से लटकी हुई हैं। छिमियां छिपाई बीज लड़ी, जैसे कोई इतराती हुई लड़की है, अपने अंदर कोई चीज है छिपाई हुए खड़ी है। ऐसे ही ये जो मटर है वे भी उनके अंदर जो बीज की लड़ी है वो ऐसी लग रही है जैसे कि वो मटर के पौधों से लगी लटक रही हैं। तो यहाँ कवि ने इतराती हुई लड़की से, छिमिया से, मटर की जो फली है उनका मानवीकरण किया है। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। मटर के फूलों पर जो रंग रंग की तितलियां हैं वो इधर से उधर फिर रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। और जब वो तितलियां एक पेड़ से दूसरे पेड़ों पर जाती हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे पर जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि फूल है वो स्वयं
एक वृंति से दूसरे वृंतों पर जा रहे हैं। अर्थात जो पौधा है वो स्वयं एक पुष्प है, वो एक डंठल से दूसरी डंठल पर स्वयं ही उड़कर जा रहा है। जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, रंग बिरंगे फूलों पर ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे कि फूल स्वयं आपस में उड़ उड़कर एक दूसरे पौधों की डंठल पर जा रही हो। यहाँ पर कवि ने मटर की जो फली है, उनसे लदे जो पौधे हैं, उनकी फूलों की शोभा का वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। और ठीक है बच्चों, अगर आपको ये मेरा जो ग्रामश्री है इसका भाग 1 है और अगर आपको इसका भाग 2 देखना है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर जल्दी ही मिल जाएगा। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक करिए, खुलकर शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।